नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 13 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, सीवीसी को संथानम समिति की सिफारिशों पर एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण होता है। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। विकल्प है केवल एक, केवल तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। स्टूडेंट्स, अगर हम इन कथनों का विश्लेषण करते हैं तो पहले कथन में हमें यह मालूम चलता है कि सीवीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में की गई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका दर्जा एक वैधानिक निकाय का नहीं था। यह दर्जा इसे प्राप्त हुआ जब इससे संबंधित अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया गया 2003 में। इसका अर्थ यह हुआ, पहला कथन गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण, दरअसल स्टूडेंट्स ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह संस्था अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है जो कि किसी भी मंत्रालय से स्वतंत्र हो करके अपने कार्यों को अंजाम देती है। तीसरा कथन स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ही सही है और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाता है केवल 3। संबंधित समाचार को देख लेते हैं। क्राइम एंड पॉलिटिक्स, एस.वाई. कुरैशी। ध्यान रखें, एस.वाई. कुरैशी सर भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जिस प्रकार से राजनीति के अंदर में अपराधियों की संख्या, चाहे वो सिद्ध अपराधी हों, चाहे वो आरोपित हों और गंभीर अपराधों के लिए आरोपित, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से लोकतंत्र के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। कई सारे विशेषज्ञों ने कई मंचों से इस बात को उठाया, जिसे एस.वाई. कुरैशी सर भी यहां पर उठा रहे हैं कि हमें लोकतंत्र में अपराधी, नेता और अधिकारी, इनका जो एक गठजोड़ बन जाता है, इस गठजोड़ को समाप्त करने की आवश्यकता है। तभी हम एक समावेशी समाज बना पाएंगे। यहां पर कुरैशी सर इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, पदों, इन सब में भ्रष्टाचार पर निगाह रखने के लिए बनाया गया था, इसे अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के साथ सहयोग किए जाने की आवश्यकता है ताकि सीवीसी को बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूर्ण हो सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्या है ये? पहला विकल्प है आपके सामने, किसी देश में व्यवसायों और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू विनियमों का गुणात्मक मापन। अगला है, देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड का वार्षिक मूल्यांकन। अगला है, किसी देश की नीतियां और प्रतिबंध कितने सख्त थे और महामारी के प्रसार के किस चरण में इसे लागू किया गया, इसका मूल्यांकन करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया एक उपाय। अगला है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के स्तर का मूल्यांकन करने वाला एक उपाय। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स सी। और इससे संबंधित समाचार को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि इस इंडेक्स को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर, कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किन किन सरकारों ने किस किस तरह से कार्य किया, और यहां पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र पर। आपके सामने कुछ आंकड़े हैं, इंडिया, ब्राजील, उरुग्वे, वियतनाम आदि के, और यहां पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई 2021 तक भारत के अंदर में 503 दिनों तक स्कूल बंद रहे। अब यहां पर लेखकों का यह कहना है कि भारत के अंदर में 265 मिलियन विद्यार्थी रिमोट लर्निंग के ऊपर में निर्भर रहे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है वैश्विक स्तर पर। रिमोट लर्निंग से जो नुकसान हुए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए
इन लेखकों के द्वारा इस बात को बताया गया कि यहाँ पर कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी उभर करके आई बच्चों के संदर्भ में। जबकि अगर यूरोप को हम देखें तो उन्होंने पहले लॉकडाउन के बाद से ही धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा के स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए थे। ऐसे में केरल के अंदर में जो प्रयास किए गए उनको भी यहाँ पर उभारा गया है कि कैसे वहां पर टेलीविजन के माध्यम से अलग अलग ग्रेड स्तरों पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन केरल के अंदर में इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि जो एक पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्था है रिमोट लर्निंग के माध्यम से उसको भरा नहीं जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें, अध्यापकों के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए और स्थानीय स्तर पर शिक्षा आपात केंद्र की स्थापना की जाए और तकनीकी की मदद से शिक्षा व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, भारत का संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। अगला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के तहत कराधान के अलग अलग विषय हैं। अगला है, संघ और राज्यों के पास कराधान की समवर्ती शक्ति नहीं है। अगला है, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा किसी नगर पालिका को कर लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकता है। दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला विकल्प है केवल 1, 3 और 4। अगला है केवल 1 और 3। अगला है केवल 3 और 4। अंतिम विकल्प है 1, 2 और 3। अगर हम यहाँ पर पहले कथन को देखते हैं तो ये सही है। इसके अलावा दूसरे कथन की जब हम बात करते हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के मध्य जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, जो कराधान की शक्तियां हैं, इनका बंटवारा किया गया है। लेकिन समवर्ती सूची के अंदर में कराधान को शामिल नहीं किया गया है, तो इस अनुसार दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन अगर आप देखें तो ये दूसरे कथन से ही निकल रहा है। संघ और राज्यों के पास कराधान की समवर्ती शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमने भी आपको यही बताया, नहीं है। समवर्ती शक्ति का आशय आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जिसके ऊपर में संघ और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ध्यान रखना, करों के विषय पर संघ और राज्य दोनों मिलकर के एक ही विषय पर कानून नहीं बना सकते हैं। दोनों के शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया गया है। अगला कथन है, नगर पालिका को कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति के संदर्भ में। और ध्यान रखेंगे आप लोग, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य विधानमंडल यह शक्ति नगर पालिका को दे सकता है। ऐसे में हम जब सही कथन की बात करते हैं, यहां पर जवाब हो जाता है हमारा 1, 3 और 4। संबंधित समाचार को देखते हैं। व्हाट इज द सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन? दरअसल यह प्रकरण 2012 में जाता है, जब प्रणब मुखर्जी के द्वारा भूत लक्ष्यीय प्रभाव से कर लगाने के संबंध में एक संशोधन किया गया भारतीय कर व्यवस्था के अंदर में, और इसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ विवाद भी हुए। वर्तमान सरकार ने जो निवेश करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये स्पष्ट करते हुए इस कानून को वापस ले लिया है, ताकि बड़ी कंपनियां भारत में बेझिझक निवेश कर सके। लेकिन इसी के साथ निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार के पास में यह संप्रभु शक्ति है कि वो करों को लगा सकती है। अब यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखें कि जो कर है वो केवल विधि की शक्ति के द्वारा समर्थित होंगे। अगर हम सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के संदर्भ को उठाएं तो उनके मुताबिक कर कोई स्वैच्छिक अनुदान नहीं है, ना ही किसी प्रकार का डोनेशन है, बल्कि ये विधि की शक्ति से समर्थित एक प्रकार का योगदान है। आप लोग यहाँ पर जरा 7वीं अनुसूची पर भी ध्यान दे लेंगे। अनुच्छेद 246 से इसका संबंध है। आप देख सकते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, कानून और कराधान के विषयों पर यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों सूचियों को उठा करके देखें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची केवल कानून के विषय पर आकर के मिलती है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं संघ सूची के अंदर में वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के अंदर में वो विषय होते हैं जिन पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के अंदर में वो विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसा होने पर कि अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना देते हैं तो ऐसे में केंद्र के कानून को प्रभावी माना जाता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, कराधान टैक्सेशन का जो विषय है वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा मुनरो सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकल्प है सर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास के गवर्नर के रूप में पेश किया गया एक राजस्व नियम। अगला है वर्ष 1823 में अमेरिकी महाद्वीप के प्रभुत्व के संबंध में एक अमेरिकी विदेश नीति। अगला है वर्ष 2018 में तैयार किया गया चीन और पूर्वी एशिया के प्रति अमेरिकी सैन्य सिद्धांत। अगला है वर्ष 1859 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई राज्य हड़प की नीति। इसका सही जवाब है बी। अच्छा, एक बात आप लोग और ध्यान रखना, थॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, लेकिन यहाँ पर जिस मुनरो की बात हो रही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो अलग व्यक्ति हैं। उनका नाम था जेम्स मुनरो, और थॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लाने में, जिसका संबंध राजस्व के साथ में था, एक बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर, हमारा यहाँ पर ध्यान रहेगा मुनरो सिद्धांत के विषय में, जो कि अमेरिकी विदेश नीति के संबंध में चर्चा में रहा। संबंधित समाचार को देखते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, प्रशांत महासागर में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर चीन की विस्तारवादी नीति के कारण। क्वाड नामक एक समूह का निर्माण भी किया गया, जिसके अंदर में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन यहां पर लगातार ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शायद अमेरिका मुनरो सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ रहा है प्रशांत महासागर के संदर्भ में, कि वो केवल एकमेव शक्ति बन करके रहना चाहता है प्रशांत महासागर में, और निश्चित रूप से ऐसा होने पर अन्य शक्तियों के साथ मतभेदों का पैदा होना लाजमी है। आप लोग जरा इस बात को जानें कि मुनरो सिद्धांत है क्या। इसे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा 1823 में प्रतिपादित किया गया था। जेम्स मुनरो 1817 से 1825 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और इस सिद्धांत का मुख्य तत्व था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बदले में यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, इन क्षेत्रों में यूरोप हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये अमेरिका की एक जो संरक्षणवादी नीति है अपने हितों के संदर्भ में, उसको प्रतिबिंबित करता है। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में। आज का प्रश्न 2017 से लिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? पहला है विचार की स्वतंत्रता, अगला है आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है बी, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता। आप अगर भारतीय संविधान की उद्देशिका पर निगाह डालें तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता हमें दी गई है, लेकिन आर्थिक आजादी आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहां से आज के प्रमुख तथ्य की बात कर लेते हैं। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। दरअसल विद्युत वितरण कंपनियां या डिस्कॉम वित्तीय रूप से स्थिर होने के लिए, इनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस बिजली का उपयोग किया जाता है उसका भुगतान समय से होता रहे। लेकिन कई कारणों से इन डिस्कॉम के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है वित्तीय अस्थिरता, वित्त की उपलब्धता ना होना। और इसमें एक बड़ा कारण देखा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय, सरकारी बोर्ड एवं निगम, सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बकाया, ये भी विद्युत वितरण कंपनियों के ऊपर में एक दबाव पैदा करते हैं। 2020-21 के कुछ आंकड़े हैं जिनके अनुसार सरकारी विभाग का बकाया लगभग 48,664 करोड़ रुपए का है, जो कि विद्युत क्षेत्र के वार्षिक कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है, 9%। ऐसे में दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान करके इन
वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये योजना एक सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध योजना है और इसका उद्देश्य है वितरण कंपनियों को परिचालन की दृष्टि से कुशल और वित्तीय रूप से स्थिर बनाना। इस योजना के तहत किए जाने वाले क्रांतिकारी उपायों में से एक है, इस पॉइंट को आप ठीक से याद रखेंगे, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करना, अर्थात बिजली का प्रयोग करने के पहले ही भुगतान की व्यवस्था। इसके लिए इस योजना का लगभग आधा हिस्सा तय किया गया है और प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र और राज्य सरकारों को, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, सरकारी बोर्ड, निगम, सरकारी विभाग कि सबसे पहले इनमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी विभाग जब भी और जहां भी विद्युत सेवाओं का इस्तेमाल करें उसके लिए उचित बजट बनाएं और भुगतान करें। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। शुक्रिया।